हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ऑनलाइन सर्विस पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्ट्रेटेजी फॉर एनटीए नेट पेपर वन की ऐसी कौन सी रणनीति हम अपनाएं कि 35 से 40 प्लस हम मार्क्स ले पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ, मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ और मेरी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, मेरी जो सक्सेस है, मेरी स्ट्रगल है, किस तरीके से मैंने पेपर वन की तैयारी की थी, उसकी वीडियो मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जो है क्वालिटी एंड फैक्ट्स। ठीक है, तो क्वालिटी एंड फैक्ट्स आप एक तो डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा आप प्ले स्टोर पे जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सर्च करना है क्वालिटी एंड फैक्ट्स प्ले स्टोर के ऊपर, तो उसके ऊपर मेरी वीडियोज आपको मिलती रहेगी फर्दर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिनका इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, और उन लोगों के लिए भी बेस्ट विशेष है नेक्स्ट टाइम कि वो अच्छे से पेपर अपना करें और नेक्स्ट टाइम जेआरएफ वो पा लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है पेपर 2 की, जिन्होंने वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने क्लियरली बोला है, जब भी आप तैयारी करो तो कम से कम एक बार अपनी पास्ट परफॉर्मेंस देख लीजिए। जितने भी आपने 2, 3, 4 अटेम्प्ट जितने भी आपके हैं, भले ही आपका एक ही अटेम्प्ट है, आपने अपनी पास्ट जो परफॉर्मेंस है वो देख लेनी है। आपके मैथ्स के कितने सही थे, डीआई के कितने सही थे, आपकी कंडीशन रिसर्च में क्या है, आपकी रीजनिंग में क्या है, टीचिंग में क्या है, तो वो सारी आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है और उसके आधार पे एनालाइज करनी है आपने अपने प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पोर्शन वीक है, किसके ऊपर आपने ज्यादा काम करना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं जो मेरी स्ट्रगल है, मेरी जो सक्सेस स्टोरी है, किस तरीके से मैं ऑल इंडिया टॉपर बना हूं 3 बार, किस तरीके का मेरा पैटर्न रहता था पढ़ाई का, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा क्वालिटी एंड फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए आपने क्या करना है। जब भी आप एनटीए की तैयारी कर रहे हो या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको शुरू कहां से करना है? आपको शुरू करना है एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अभी जो लेटेस्ट में आपने दिया था पेपर, उसको आपने एनालिसिस करना है। उसमें आपने राइट डाउन करना है अपना स्कोर एक ब्लैंक शीट के ऊपर कि आपका स्कोर कितना बना, किस में आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, रीजनिंग के कितने गलत थे, कॉम्प्रिहेंशन के कितने गलत थे, डीआई के कितने गलत थे, रिसर्च, टीचिंग, ये सारा मिला के आपने राइट डाउन कर लेना है एक ब्लैंक शीट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू यूनिट देखना है आपने और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस थे, जिसको डीप कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तभी आप समझ सकते हैं। लाइक रिसर्च का आया था। ठीक है, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च क्या होती है, जब तक आपको पता नहीं होगा कि एक्सप्लोरेटिव होता क्या चीज है, तब तक आप आपको जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो आप देख लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका कितना स्ट्रांग है और फैक्चुअल पार्ट में आपको कितना वर्क करना है। और फैक्चुअल पार्ट क्या होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे यूजीसी की स्थापना कब हुई, यूजीसी जो नैक है वो किसके अंडर काम करती है, नैक का काम क्या है, तो फैक्ट्स है। तो फैक्ट्स का भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इफ फैक्चुअल, अगर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं फैक्ट से रिलेटेड, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं। आपने जो भी नोट्स अभी तक बनाए हैं, या आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप पियर्सन पढ़ रहे हो, आप उपकार पढ़ रहे हो, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, उसका आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 लाइनर नोट्स बनाने हैं। अब 1 लाइनर नोट्स कैसे, जैसे आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो तो उसमें राधा कृष्णन आयोग कब बना। ठीक है, फर्स्ट चीज ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, कब बना। दूसरा, राधा कृष्ण आयोग की जो रिकमेंडेशन क्या थी, तो उसमें भी 2-3 फैक्ट आ जाएंगे, उन्होंने क्या क्या बात की थी। ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर उन्होंने क्या बात की थी। वैसे ढेबर कमीशन कब बना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, और लाइक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, फैक्ट बेस होते हैं। तो जितने भी फैक्ट्स आपने पढ़े हैं पेपर 1 से रिलेटेड, उसको एक कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा, आपका एक पूरा का पूरा एक लिस्ट बन जाएगी फैक्ट्स की जो पेपर 1 से रिलेटेड है। और पेपर से पहले आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है, एक बार नहीं, आप 10 बार रिवाइज कीजिए जब तक आपको याद ना हो जाए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। आपने करना क्या है,
आपने जैसे नोट्स बनाए, वन लाइनर आपके पेपर 1 के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन बने फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने फर्स्ट रीडिंग मारी इसमें 1000 में, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, 3 रीडिंग के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इन 1000 क्वेश्चंस में से मुझे 700 क्वेश्चन आ गए। 700 क्वेश्चन मुझे ऐसे याद हो गए जिसको कभी मैं भूलूंगा ही नहीं। तो वो 700 क्वेश्चन आपने क्या करना है, एलिमिनेट क्वेश्चंस विद रीडिंग के साथ उसको एलिमिनेट करना है। जब ये 700 क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो गए तो आपके बचे 300 क्वेश्चन। अब आपका जो पूरा फोकस है वो इन 300 क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा और इनको आप याद कर पाओगे। और ये जो फालतू के 700 थे जो आपको पहले से ही याद है, उसके ऊपर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो पेपर 2 का भी सेम यही है। तो आपने क्या कर लेना है, परचेज कर लेने हैं पेपर 1 के वन लाइनर। बहुत से वन लाइनर आई थिंक अभी मार्केट में आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पहले से ही उपलब्ध है। तो अगर वन लाइनर आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बुकलेट्स आपने जरूर खरीद लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने कम से कम 2004 से 2020 तक खरीद लेने हैं, क्योंकि पेपर 1 से क्वेश्चन मैं बोलूं तो 50 से 60% की उम्मीद रहती है रिपीट होने की, ठीक है। क्योंकि आपका रिसर्च वही है, टीचिंग वही है, कम्युनिकेशन वही है, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। आपका रीजनिंग वही है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन वही है। डाटा इंटरप्रिटेशन के वही 5 क्वेश्चन है, 5 तरीके के फॉर्मूलाज है, आपका परसेंटेज का है, एवरेज का है, ठीक है। तो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ 50 से 60% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मार्क्स ले सकते हैं। तो आपने ये जरूर कर लेना है। स्टेप 3 के अंदर अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रीड बुक्स आपने पढ़नी है। अब मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूं जो लोग लाइब्रेरी में होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो लाइब्रेरी में बहुत सी बुक होती है, लाइक टीचिंग के ऊपर अलग से आपको अच्छी बुक मिल जाएगी, रिसर्च के ऊपर आपको लाइब्रेरी के अंदर अच्छी बुक मिल जाएगी। स्पेसिफिक मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आप केवीएस मदान लो, उपकार लो, मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक बुक, ठीक है। जैसे रंजीत कुमार की बुक है, तो रंजीत कुमार की बुक आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। और आप मेरी एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहां पे स्टडी सेक्शन में जब जाएंगे फ्री मटेरियल, ठीक है, तो रंजीत कुमार की बुक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1-2 लेखक और है जिनकी बेस्ट बुक मानी जाती है रिसर्च की, वो भी आप मेरी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज आपने बुक्स तो पढ़नी ही है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको वहीं से मिलेगी। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स पढ़ने हैं या डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ, लाइक आपने यहाँ पे लिखा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती क्या है, तो उसको डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आपको याद रहे। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किन किन फील्ड में की जाती है, क्या ये सोशल साइंस में ही की जाती है या नेचुरल साइंस में भी की जाती है, उस तरीके से आपको क्लियर करना है एक अपने कॉन्सेप्ट को और उसको डिस्क्रिप्टिव नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है। और मेक योर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए। लाइक ये आपका क्या है, जो आपकी रिसर्च होती है इसको आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ढाल दिया। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च हम लेते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। अब इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे बनेगा, फर्स्ट चीज व्हाट इज इट, फर्स्ट चीज क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है। दूसरा इसका फ्रेमवर्क बन सकता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों की जाती है। तीसरा फ्रेमवर्क बना हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे की जाती है। चौथा फ्रेमवर्क बना इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल लिए जाते हैं। पांचवा फ्रेमवर्क बना इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपना तैयार कर लेना है हर एक टॉपिक से रिलेटेड। अब ये हिस्टोरिकल थी आपकी, हिस्टोरिकल के बाद आप डिस्क्रिप्टिव में चले गए, एनालिटिक में चल गए, आप देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप अंदर उसमें देखते हैं लॉजिकल, देखते हैं लॉजिकल में आप देखोगे इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च। तो हर चीज का आपको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है। तो हाउ टू रीस्टार्ट, स्टेप 1 से मैं आपको बताऊंगा कि आपने रीस्टार्ट कैसे करनी है स्टडी। कुछ लोग कंफ्यूज है, सर कहां से शुरू करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले लेना है,
बुक आपको मिलेगी, आपको उपकार की बुक मिलेगी, आपको अरिहंत पब्लिकेशन की मिलेगी, लेकिन गलतियां सभी में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी आप बुक्स ले लो, थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे आप खुद एलिमिनेट करना सीख जाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक लीजिए, आपको 100 से आई थिंक 120 रुपीज के बीच ये मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें 8 से 10 साल के तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। और क्वेश्चन पेपर अगर आप नहीं भी ये पैसा आप नहीं खर्चना चाहते हैं और इजी वे में आप समझना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए। इस प्लेलिस्ट में इस चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व्ड वीडियो मिल जाएगी। अगर आप ऐड से परेशान है, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐड आती है और हमारा जो ध्यान भंग हो जाता है उससे, पढ़ाई से, तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाइए क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर, वहां पे भी आपको ये वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिपीटेशन को, तो रिपीटेशन को आपने एक्सपेक्ट नहीं करना है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो मकसद होता है, उसका मकसद होता है ओरिएंटेशन को लेके। हमारी ओरिएंटेशन पेपर ओरिएंटेड हो जाते हैं और पैटर्न हमें पता लगता है कि किस तरीके का पैटर्न अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे का देख लेते हैं। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, मेक योर स्टडी प्लान। पेपर 2 में भी जो आपने स्टडी प्लान बनाया था, वैसे ही आपको पेपर 1 का स्टडी प्लान बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आपको करना पड़ेगा वर्क ऑन वोकैबुलरी। अपने वोकैबुलरी के ऊपर काम करना है। जब भी आपने पेपर दिया होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं, कैसे शब्द है। लाइक इंपीरिकल शब्द है, इंपीरिकल तो ठीक है, कई जगह इसको हिंदी में अनुभवजन्य लिखा होता है, कई जगह अनुभवात्मक लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। लाइक कॉग्निटिव शब्द आ गया, कॉग्निटिव को संज्ञानात्मक लिखा होगा, कहीं पे ज्ञानात्मक लिखा होगा। ठीक है, अब साइकोमोटर का आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। ये शब्द ऐसे हैं लाइक एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त रूप क्या होता है, अमूर्त रूप क्या होता है, वो आपको वोकैबुलरी तैयार करनी पड़ेगी। स्टिमुलस क्या होते हैं, उद्दीपन क्या होता है, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग आप हिंदी में अगर उसको पढ़ोगे, अधिगम, ये अधिगम, व्हाट इज दिस अधिगम, शुरू में ऐसा ही लगता है। तो वोकैबुलरी सबसे पहले आपको क्या अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, आप किसी बुक में जाइए, अच्छी बुक में जाइए। लेकिन आपको मैं अभी बुक तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि बुक के अंदर आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। आप लोग प्रेफर करते केवीएस मदान को पढ़ना, पियर्सन पब्लिकेशन, उसके अंदर तो इतने टफ शब्द यूज ही नहीं किए गए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। जब हम पेपर में बैठते हैं वहां पे बहुत टफ लैंग्वेज आ जाती है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो आपको मैं वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का जो सजेशन दे रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, आप पिछले 10 साल के 20 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, उन क्वेश्चन पेपर को उठाओ और वहां से जो टफ वोकैबुलरी है उसकी लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद उसकी परिभाषाएं देखो। अब इंपीरिकल का मतलब क्या होता है, इंपीरिकल जो हमारे अनुभव से आता है, इंपीरिकल वो है जो मानता है कि एक्सपीरियंस से ही सब कुछ चीजें आती है। ठीक है, नॉलेज आपकी बुद्धि किसी भी काम की नहीं है, इंपीरिकल ये मानता है। ठीक है, कॉग्निटिव क्या होता है, संज्ञानात्मक, ज्ञान का विषय जो होता है ये मेमोराइज करने के ऊपर बल नहीं देता है। तो ऐसे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी के ऊपर काम करना है। जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, उसके बाद आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। नंबर 2, आपने कहां से शुरू करना है, आपने शुरू करना है टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे लाइक इंडक्टिव टीचिंग, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो वो बहुत से इस तरीके के मेथड आपको यहां से मिलेंगे जो कि रिसर्च में यूज किए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, उसके बाद आप जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की ओर, क्योंकि टीचिंग का तो सभी को
आइडिया होता है कि टीचिंग क्लासरूम में कैसे की जाती है, आपका टीचर कैसे क्लासरूम में टीचिंग करता था, या आप टीचर बनोगे तो आप किस तरीके से टीचिंग करोगे। आपको बेसिक मेथोडोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको टीचिंग के समझने हैं। बाकी तो आपको पता है कि टीचिंग कैसे होती है, लेकिन रिसर्च आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए रिसर्च को पहले आपने शुरू नहीं करना है, क्योंकि सभी को पता नहीं है कि रिसर्च आखिर होती क्या है, क्योंकि सभी तो रिसर्च नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, रिसर्च कैसे की जाती है तो सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से ही आगे निकला है आईसीटी, तो कम्युनिकेशन और आईसीटी को आप इंटर रिलेट करके देख सकते हैं, इनको आप इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। अब कम्युनिकेशन के यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ निकलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आईसीटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बनाई जा सकती है, टीचर स्टूडेंट के बीच जो संवाद होता है वो क्या फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, क्लासरूम टीचिंग क्या फॉर्मल होती है या इनफॉर्मल होती है, वो हो गया आपका कम्युनिकेशन का। ठीक है, आईसीटी का मतलब है जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नई नई वेबसाइट तैयार हो रही है। वेब 1.0 था, वेब 2.0 आ गया। अब 2.0 से क्या होने लगा है कि आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो चैट कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम हो रहा है, वहां से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, मेमोरी से क्वेश्चन आने लगे हैं, आप इवन आपके हाई लेवल के क्वेश्चन वहां से आने लगे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम फैक्ट यहाँ से आते हैं कि कौन सा कमीशन कब बना, कौन सा क्या कैसे, वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है, अब 5 यूनिट तो आपकी 5 यूनिट आपकी क्लियर हो गई, लेकिन 5 यूनिट आपकी ऐसी है जो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है टोटली प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस बेसिस पे जो है। तो इसमें आप करोगे 1 DI डेली, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि बहुत से लोगों को टफ लगता है, लेकिन इजी वे में मैंने आपको समझाया है, 0 से लेके 100% एक्यूरेसी के साथ आपको समझाया है अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, वहां से आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद डेली आपने एक DI सॉल्व करनी है। DI की आप बुक मार्केट से ले लीजिए, या फिर कई मेथड है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद 1 सेट रीजनिंग आपने डेली करना है। रीजनिंग क्या है, लाइक एक दिन आपने ब्लड रिलेशन का कर दिया, दूसरे दिन कैलेंडर का कर लिया, तीसरे दिन आप नंबर सीरीज कर रहे हैं, चौथे दिन अल्फाबेट सीरीज कर रहे हैं। तो एक सेट आपने करना है, आपको हजारों सेट मिल जाएंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग डेली 1 सेट करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। DI आपका 10 से 15 मिनट, 20 मिनट एक दिन का लेगा, 20 मिनट आपका ये लेगा। और आपने क्या करना है, बुक्स रीड करनी है। अपने पेपर 2 की जो बुक्स आप रीड कर रहे हो वो कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है, आप पढ़ के चीजों को कितना ज्यादा समझ पाते हो। तो रीडिंग एबिलिटी आपकी कॉम्प्रिहेंशन की बढ़ती है बुक्स रीड करने से। तो आप बुक्स को जरूर रीड कीजिए। वॉच 1 और मोर वीडियोस ऑन 1 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपने क्या है, जैसे रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का कि A B की माता है, B C की बेटी है, इस तरीके के क्वेश्चन है लाइक ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन की एक वीडियो देख दी, आपको फॉर्मूले वहां से मिलेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले को आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर वहां से आपको समझ नहीं आया तो दूसरा देखिए, लाइक ये आता है डिस्टेंस का, आता है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से A से B को जाती है और B से A को वापस आती है, तो उसको इतना लगा, एवरेज स्पीड क्या है। तो उस तरीके से आपने क्या है, एक क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप एक वीडियो से ही हो रहा है तो इनफ है, एक से नहीं हो रहा है आप 2 वीडियोस देख लीजिए, आप 3 वीडियोस देख लीजिए, लेकिन दिन का एक क्वेश्चन आपने क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर डेली आपके एरिया में न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीकली या मंथली मैगजीन
पढ़ सकते हैं। वो इजीली आपको बुक स्टोर पे मिल सकती है। आप कहीं शहर में जाते हैं तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो डेली आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, न्यूज़ होती है, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो ये मैगजीन्स बनी होती है इसके अंदर पूरा यहां से निष्कर्ष निचोड़ दिया होता है। तो अगर आप ये नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। और अगर आप डीआई नहीं कर पा रहे हो, आप रीजनिंग का सेट नहीं कर पा रहे हो, आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए एक जो बेस्ट ऑप्शन है, आप एसएससी का, यूपीएससी का या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 कॉम्प्रीहेंशन, जो आपका आप बोल सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उस पेपर को डेली आप एक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी की पूरी बुक मिलती है, पिछले कोई 10 से 20 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें कि सैकड़ों ऐसे सेट है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी रिसर्च भी स्ट्रांग होगी, आप रिसर्च तो नहीं, रीजनिंग भी स्ट्रांग होगी, आपकी डीआई भी स्ट्रांग होगी, वेन डायग्राम वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा टास्क है जो आपको करना है। अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया तो डेफिनेटली आप इजीली 35 से 40 क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये स्ट्रैटेजी की वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू।